डियर स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन हैं x और y। अब इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा उसको फाइंड करते हैं कि वो स्ट्रिंग कौन सी होगी, और फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूशन में। देखिए, मेरे पास जो x स्ट्रिंग गिवन है उसको मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया है और उसके कॉलम्स को मैंने वही x स्ट्रिंग के वैल्यूज़ लिख दी हैं। y स्ट्रिंग जो है उसको मैंने रो की वैल्यूज़ बना दी हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये हमेशा आपके पास ज़ीरो रहेगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमेशा आपके पास ज़ीरो रहेगा। अब इन सेल्स में वैल्यूज़ को कैसे फिल करना है उसके लिए ये कुछ रूल्स गिवन हैं। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अभी इन्हीं रूल्स को देखते हुए मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ दिखाऊंगा कि वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती हैं। फिर आपको इन रूल्स का भी समझ आ जाएगा कि ये रूल्स कैसे काम करते हैं। पहले आप देखिएगा, जो पहली वैल्यू है यहाँ पर वो हम फिल करते हैं। देखें, रो में आपके पास क्या वैल्यू है g और यहाँ आपके पास क्या वैल्यू है a। दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है, सेम वैल्यूज़ नहीं है। जब सेम वैल्यूज़ ना हो तो फिर जिस सेल में आप एंट्री कर रहे हो उस सेल से एक सेल ऊपर और उसके लेफ़्ट, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप इधर लिखोगे। तो यहाँ चूँकि दोनों ज़ीरोज़ हैं तो दोनों इक्वल हैं, तो मैं इधर ज़ीरो लिख देता हूँ। इसी तरह यहाँ वैल्यू फिल करनी है। अब देखें, ये आपके पास g है और ये भी आपके पास g है। अब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। जब दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाएं तो फिर जिस सेल में आप एंट्री कर रहे हो उस सेल के डायगोनल पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आप 1 प्लस करोगे और इधर आप लिखोगे। दैट मीन्स 0 + 1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरह अब इस सेल में एंट्री करनी है तो आप देखो, ये g और g दोनों सेम, जब सेम होगा तो डायगोनल +1, तो ये डायगोनल +1 इज़ 1। अब यहाँ पे आपने एंट्री करनी है। ये आपके पास g और ये t दोनों सेम वैल्यूज़ नहीं है। जब सेम वैल्यूज़ नहीं है तो इन दोनों में से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह a और g डिफरेंट वैल्यूज़, तो मैक्सिमम 1। g और b मैक्सिमम सेम वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम विच इज़ 1। इसी तरह सेकंड में अब आप देखिएगा, x और a सेम नहीं है तो इन दोनों में से मैक्सिमम, तो दोनों सेम है तो 0। x और g सेम नहीं है तो मैक्सिमम 1। x और g इन दोनों में से मैक्सिमम 1। x और t इन दोनों में से मैक्सिमम 1। x और a मैक्सिमम 1। x और b तो इन दोनों में से मैक्सिमम 1। अब आप देखिएगा, t और a डिफरेंट है तो इन दोनों में से मैक्सिमम 0। t और g इन दोनों में से मैक्सिमम तो 1। t और g इन दोनों में से मैक्सिमम 1। t और t अब बराबर हैं तो डायगोनल +1, तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2। t और a इन दोनों में से मैक्सिमम तो 2 है तो 2 आ जाएगा। t और b इन दोनों में से मैक्सिमम 2 है तो 2 आ जाएगा। सेम a और a बराबर हैं तो डायगोनल +1, तो 0 + 1 इज़ 1। a और g इन दोनों में से मैक्सिमम 1। a और g इन दोनों में से मैक्सिमम 1। a t 2 और 1 में मैक्सिमम 2 है तो 2 आएगा। a और a बराबर हैं तो डायगोनल +1, तो 2 + 1 3। a b तो 2 और 3 में मैक्सिमम 3 है तो ये 3 आ जाएगा। y और a तो इन दोनों में से मैक्सिमम 1। y g इन दोनों में से मैक्सिमम 1। y और g मैक्सिमम 1। y और t इन दोनों में से मैक्सिमम 2।
y और a इन दोनों में से मैक्सिमम 3, y और b इन दोनों में से मैक्सिमम 3। अब यहाँ देखिएगा b और a तो इन दोनों में से मैक्सिमम 1, b और g इन दोनों में से मैक्सिमम, b और g इन दोनों में से मैक्सिमम, b और t इन दोनों में से मैक्सिमम तो 2, b और a इन दोनों में से मैक्सिमम 3, b और b डायगोनल +1 तो डायगोनल 3 + 1 4। यहाँ आकर आपने क्या कर दिया है, आपने टेबल को फिल कर दिया है। ये जो 4 है ये आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि इन दो स्ट्रिंग्स में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बनेगा उसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स होंगे। अब वो कैरेक्टर्स कौन से हैं वो अब हम इस टेबल से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस एक कोड। आपके पास इक्वेशन एक गिवन कंडीशन आपने चेक करनी है, इफ़ xi इक्वल्स टू yj, जब दोनों रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू जब बराबर हों तो फिर आपने क्या करना है, bij में आपने डायगोनल का एरो बनाना है। जिस तरह यहाँ देखिएगा ये b और ये b सेम है तो फिर यहाँ पर आपको इस तरह का डायगोनल एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेम नहीं है, इफ़ ci-1 j इज़ ग्रेटर देन ci का, फिर आपको देखें अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो फिर आपको इस तरफ ऊपर डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको इस तरह का डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। लेकिन आप देखिएगा इस कोड के आपको आसानी से समझ आ जाएगी जब आप एक दफ़ा इसको ख़ुद बना लेंगे। जिस तरह मैं बना रहा हूँ अगर इसी तरह आप बनाएंगे तो आपको इस कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये 4 ये ना यहाँ से आया है और ना यहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी 4 नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये हमें पता है कि ये पर डायगोनल +1 से आया है, तो जहाँ से आया है उस तरफ आप एरो बनाओ। अब ये 3 देखो, ये इधर से भी आ सकता है और डायगोनल +1 से भी आ सकता है, तो अब हमें नहीं पता कि ये यहाँ से आया है या यहाँ से आया है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर हमें पता है कि ये डायगोनल से आया है। लेकिन यहाँ y है और यहाँ पर a है तो फिर हमें पता है कि ये डायगोनल से नहीं आया बल्कि ये वैल्यू यहाँ इस सेल से आपके पास आई है। अब इस 3 को देखो, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, कंफर्म है कि ये डायगोनल +1 से आया है, तो आप इस तरफ का एक एरो निशान आप बनाओगे। ठीक है जी। अब आप इस 2 को देखो, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो ये कंफर्म है कि ये आपके पास डायगोनल से आया है, तो आप इधर एक डायगोनल निशान बना लो। अब ये 1 यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ये कंफर्म है कि डायगोनल +1 नहीं है। ठीक है, अगर डायगोनल +1 होता तो यहाँ पे 2 आता, फिर 1 ना आता, लेकिन ये 1 यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एरो ऊपर बनाते हो या इस तरफ बनाते हो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम हैं। तो मैं ये इस तरफ ये एरो जो है बना देता हूँ। अब यहाँ आप देखो, ये 1 यहाँ से भी आ सकता है और डायगोनल +1 से भी आ सकता है, तो ये आपने अब कंफर्म करना है। यहाँ आपके पास x मौजूद है और यहाँ आपके पास g मौजूद है, तो दो डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो फिर आपने क्या करना है, दैट मीन्स कि ये आपके पास यहाँ से आया हुआ है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, देखो यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये डायगोनल +1 से ये वैल्यू आपके पास आई है। तो आपको यहाँ पे डायगोनल की तरफ एक एरो बनाना पड़ेगा। अब जब आपने ये सारे एरोज़ बना दिए हैं तो जहाँ जहाँ से आपने डायगोनल एरो बनाना शुरू किया है उसके अगेंस्ट या कॉलम या उसके अगेंस्ट जो रो का एलिमेंट है उसको आप सर्कल कीजिएगा। देखें, यहाँ से डायगोनल स्टार्ट हुआ था, पहला डायगोनल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसके अगेंस्ट जो एलिमेंट है इसको मैंने सर्कल कर दिया है।
अब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ गए हैं तो हमें कोई मार्क नहीं करना। अब यहाँ से हमने दोबारा डायगोनल शुरू किया है तो इसके अगेंस्ट जो एलिमेंट है उसको भी सर्कल कीजिएगा। तो अब यहाँ से आप यहाँ आ गए हो, यहाँ देखें यहाँ से भी डायगोनल की तरफ मूवमेंट है तो आप इसको भी सर्कल करें। अब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो, इस कॉलम से आप लेफ़्ट आ गए हो, लेफ़्ट से आप ऊपर की तरफ गए हो, फिर यहाँ से आप डायगोनल गए हो तो इस सेल के अगेंस्ट जो वैल्यू है इसको भी आप मार्क कर लो। अब जो आपने मार्क किए हुए हैं ये G, T, A और B, ये मैं इधर लिख देता हूँ, G, T, A और B, ये वो स्ट्रिंग है जो सबसीक्वेंट स्ट्रिंग है इन दोनों के अंदर। अब देखें यहाँ से G स्टार्ट हुआ, G, T, A और B, सेम इधर भी G, T, A और B। दैट मीन्स ये वो कॉमन सबसीक्वेंस स्ट्रिंग है जो इन दोनों में मौजूद है। और इस स्ट्रिंग की आप लेंथ चेक करो कितनी है, 1 2 3 4, और यही 4 हमने इधर भी डिराइव किया था। अब बात करते हैं कि जी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की। तो देखें इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये चूँकि एक मैट्रिक्स फॉर्म में है और मैट्रिक्स को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n के साथ, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जो भी स्ट्रिंग होगा उसका जो भी मैट्रिक्स होगा, आपने चूँकि हर एक सेल को फिल करना है, हर एक सेल को चेक करना है, इसलिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, या सिंपली हम इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ m n। थैंक यू।